तहसील में भी कुर्सी मिलेगी? सभी से पूछ रहा हूं, बात सही है ना? कोट वोट पहन के जाओगे, काला कोट, तो थाने में भी और तहसील में भी इज्जत मिलेगी। ये एलएलबी का जादू है। और हम लोगों ने जब भी वकीलों पर लाठी चलाई तो वकीलों से हम ही को सॉरी बोलना पड़ा, विद ड्यू रिगार्ड्स। इतना ही पावरफुल है वकालत की डिग्री। तो कम से कम परिवार के अंदर एक वकील जरूर पैदा करिए। वो हो सकता है जज बन जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, और अंग्रेजी पढ़ के जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपको अपने गांव, अपने मोहल्ले, भाई भतीजे सबको आपको देना है। वो मिथ जो हमें गरीब बनाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को देखा है मैंने कि अपनी बीवी को नौकरी नहीं कराएंगे, शर्त लगाएंगे शादी के टाइम पे। आप जानते हैं कि अगर जीवन के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो कितना भी इंश्योरेंस करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और आपका जो परिवार की इनकम है वो आधी या 1/3 रह जाएगी। लेकिन अगर दोनों जीवन साथी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाते हैं तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना को झेल सकते हैं। तो ऐसे मिथ को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, जितना संभव है हम, जितना भी संभव हो हम उनको नौकरी करने देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। वो आपका स्तंभ बनेंगे परिवार का। पर बच्चियों को नौकरी कराना ऐसा नहीं है दिक्कत हो। आज दहेज की वेदी पर बली वही महिलाएं चढ़ती हैं जो या तो कम पढ़ी लिखी है या नौकरी नहीं कर रही हैं। नौकरी करने वाली महिलाओं को ये झेलना तो सबको पड़ता है। भारत में दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, सती प्रथा भी खत्म नहीं हुई, बहुत सी प्रथाएं हैं, लिंग भेद खत्म नहीं हुआ, तो दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी आपका जो पे बैक टू फैमिली कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप लेकर आगे चलेंगे तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होना बहुत जरूरी है। हरीश कुमार साहब, चंद्रपाल साहब, ये सब लोग उदाहरण हैं। इन्होंने समाज को भी मजबूत किया और परिवार को भी मजबूत किया। पता लगा परिवार कमजोर हो गया और हम चल दिए उठ करके। भगवान बुद्ध ने भी बाद में कहा कि भिक्षु बनना है तो परिवार की परमिशन लेके आओ, सेनापति की परमिशन लेकर आओ। उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, अपने उपदेश थे जो आज तक कभी रेलिवेंट घोषित नहीं हुए। तो पे बैक टू फैमिली पर हर आदमी ध्यान दे, हमारा पढ़ा लिखा आदमी जो भी बाहर निकल करके आया है, तरक्की की है। पे बैक टू फैमिली का मतलब यह है कि जिस दिन वेतन मिल जाए उसी दिन अपनी माँ के अकाउंट में 2.5% कम से कम भेजिए, बाकी आपकी इच्छा। 2.5% पिता के अकाउंट में कम से कम, और कम से कम 15% जीवन साथी के अकाउंट में। और अगर भाई भतीजा भी कोई आगे चल रहा है तो उसको भी आप दे सकते हैं। ये फैमिली अगर मजबूत होगी तो ये LIC, GIC से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई में, और जाएगा कहीं नहीं। करते हैं आप, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे पे बैक टू फैमिली, तो पूरा आपका समाज, आपका परिवार एक स्थायी विकास की तरफ दौड़ेगा। जो हेल्थ के इश्यूज हैं, उन हेल्थ के इश्यूज को बहुत बड़े स्टडी किया गया इकोनॉमिक्स में, और एक्सपेरिमेंट किया गया। जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ है एस्टर डफलो, उन्होंने केन्या में एक्सपेरिमेंट किया कि हेल्थ के इशू से सीधे गरीबी प्रभावित होती है। उन्होंने मलेरिया की दवाई बंटवाई और उन्होंने मच्छरदानी बंटवाई, और देखा 1 साल के अंदर कि करीब 8 लाख लोगों की जान बची। और वो जो स्वस्थ लोग थे उनकी मजदूरी बढ़ी, उनके वर्किंग डेज बढ़े, उनकी बैकवर्डनेस घटी, उनकी शिक्षा बढ़ी, उनकी आय बढ़ी। है बहुत छोटी चीज, हेल्थ पर ध्यान देना, वैक्सीनेशन कराना, ये सब चीजें कराई। राजस्थान में भी उन्होंने, एस्टर डफलो ने एक्सपेरिमेंट किया। लोग तैयार नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए। कई जगह तो ये हुआ था कि लोग कूद गए नदी में कि हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, और नदी में कूद करके दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एस्टर डफलो ने कहा कि इनको 1 किलो दाल दो एक्स्ट्रा जो वैक्सीनेशन कराएगा, और देखा कि 70% लोगों ने ज्यादा अगले दिन से वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया। तो हेल्थ इश्यूज को आप सामाजिक आर्थिक विकास से अलग नहीं कर सकते। मैं लेटेस्ट सर्वे की बात करता हूं
अभिजीत बनर्जी ने एक और चीज कही, ये सब बाबा साहब के विचारों में है। उनको आज बताया गया कि आज हमको आवश्यकता है लोगों की इग्नोरेंस कम करना, उनकी आइडियोलॉजी चेंज करना और जो इनर्शिया है उनके अंदर जड़त्व उसको कम करना। कम नहीं होगा तो उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि जिस विचारधारा पे वो चल रहे हैं, मान लीजिए वो अंधविश्वास पर चल रहे हैं, अंधविश्वास की सजा है गरीबी। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो, अभी आप जाइए कि हम कोई सेमिनार कर रहे हैं या हम रोजगार के ऊपर कुछ बताएंगे, कोई नहीं आएगा, सब कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं विकास की बात करने के लिए। अभी आप कहिए अंधविश्वास का जो ट्रेड है वो इतना ज्यादा पनप रहा है, ये आइडियोलॉजी की बात है। उनको लगता है चमत्कार है, शायद घंटे 2 घंटे में हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या आप जाके बताइए अंधविश्वास से अमीर नहीं होंगे? चंद्रपाल साहब ने बहुत मेहनत करने के बाद आईएएस बने, हरीश कुमार जी बहुत मेहनत करने के बाद आईपीएस बने। एक होम सेक्रेटरी थे, वो भूतों की कहानियां सुना रहे थे, इकट्ठा होकर सहारनपुर में, हम और हरीश कुमार साहब वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर इनको ये तरीका बताइए कि आईएएस कैसे बनते हैं, भूतों की कहानी सुनाने में क्या इनकी वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी? सर को नाम पता है, तो भूतों की कहानियों से नहीं चमत्कार होने वाला, ना बदलने वाला है। कुछ वित्तीय साक्षरता की, कुछ अधिकारी कर्मचारी बनने की, बढ़िया पढ़ाई लिखाई की बातें बताइए, उनकी विचारधारा बदलिए। वरना वो जड़त्व जो गांव से लेकर के आते हैं, जो पूजा पाठ लेकर के आते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ किसी के पैर छू करके आप विकसित हो जाएंगे, हमने किसी के पैर नहीं छुए, ना कोई कलावा बांधा, ना माथे पे तिलक लगाया, ना कोई पूजा गृह गए, ना उपवास किया। और आईजी के बेटे हैं, रिटायर्ड आईजी के बेटे, खुद कप्तान बन गए, बच्चे भी आप लोगों के आशीर्वाद से यूपीएससी की सबसे बड़ी सेवा में। ये चमत्कार से नहीं हुआ, ये किसी नदी में नहाने से नहीं हुआ, किसी का आशीर्वाद से नहीं है, ये सीधे सीधे परिणाम है तो बाबा साहब के उस नारे का कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। एक नारा जिसकी समझ में आ जाएगा, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात आराम से समझ में आ जाएगी। देश के अंदर सुपरस्टिशंस का और ख़ासतौर से कास्ट का दोबारा से गैंगरेप शुरू हो गए। जाति के खिलाफ कानून की कोई नेता भी मांग नहीं कर रहा, अंधविश्वासों के खिलाफ कानून की कोई मांग नहीं कर रहा। ये क्या है? ये जड़त्व है। लोगों को डर लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि जिस दिन जाति और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बन गया, उस दिन देश के वो लोग जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छाई, जब सबसे ज़्यादा नैतिकता उनके अंदर है, सबसे ज़्यादा प्रेम उनके अंदर है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद उनके अंदर है, वो कभी धमकी नहीं देते कितने गरीब हो जाएं कि हम राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन आया जिम यांग किम 2015 में गुजरात में वाइब्रेंट समिट हुई, तो उसमें उसने स्वीकार किया कि इस देश का जो 40% गरीबी है वो कास्ट की वजह से है, जाति की वजह से। इसी चीज को राइस डेविस बहुत पहले कह गए थे, अगर जाति खत्म हो जाती और बुद्ध की बात को मान लिया होता तो ये देश वाकई विश्व गुरु होता। कितनी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं आपके विकास का। आप एक सर्वे करके देखो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, जिस घर के अंदर जितना पंचशील का पालन हुआ होगा उतना ही उस घर का विकास हुआ होगा। ये वित्तीय साक्षरता, ये मैं कोई धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं प्रचार कर रहा बुद्ध का, बाबा साहब का, मैं तो पंचशील का महत्व बता रहा हूं, सिर्फ पंचशील का। ये पंचशील का महत्व है, और जो हिस्सेदारी, जो रिजर्वेशन जो मिला हुआ उसका लाभ भी उठाइए, और अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए। पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय के खिलाफ बहुत से लोग हैं, भारतीय संविधान के समर्थक भी बहुत हैं, निश्चित रूप से लगातार चल रहा है। हिस्सेदारी की लड़ाई ऐसी चीज है, पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का मतलब यह है कि हाँ, आम आदमी को, हर आदमी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सही नारा यही है, सबका हिस्सा हो, सबका विकास हो, उत्थान हो या पतन हो, सब जिम्मेदार हैं उसके लिए। उसमें क्या दिक्कत है? हम जब समाधान की बात करते हैं तो जिम्मेदारी की बात भी करते हैं। हम जहां से आए हैं, पे बैक टू सोसाइटी वहीं से करनी पड़ेगी। हम अगर अपने गांव वालों में जाकर के वहां से अंधविश्वास खत्म नहीं करते,
हम वहाँ जाकर के पंचशील का महत्व नहीं बताते, हम उनका कैरियर काउंसलिंग नहीं करते, हम उन्हें आपस में वहाँ बैठने की बात नहीं बताते, वहाँ उनको हम वैदिक साक्षरता शिविर नहीं लगवाते, वहाँ हम स्वास्थ्य शिविर नहीं लगवाते। हम अपने गांव जाते हैं तो पहले ही फ़ोन कर देते हैं, कल स्वास्थ्य शिविर लगवा देना, 1500 जो है खर्चा होगा हम लोग देंगे। कुछ नहीं, लोग मिलते भी हैं और आपकी मुलाकात एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण। यानी गए और दावत खा के चले आए, उसके लिए शादी ब्याह बहुत होते हैं। हमारा जो समाज है वो मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी है, एक ही चीज़ सोचता है, और वही मैरिज आपको कर्जदार बनाती है, आपके बच्चों को कर्जदार बनाती है, आपके समधी को कर्जदार बनाती है। मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी नहीं बनानी है, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंट्रिक सोसाइटी बनानी है। जिस बच्चे का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, उसके परिवार को नहीं रोक सकता।